चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना न्यू मैप रिलीज किया है जिसमें इंडिया की अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बताया है। इसके अलावा चीन ताइवान और 9 डैश लाइन से पूरे साउथ चाइना सी को ही अपने मैप में दिखाया है, जिसके जवाब में मनोज नरवणे ने एक मैप शेयर किया कि आखिर किसी को चीन का असली मैप मिल गया है जैसा कि वह वास्तव में है। और इस मैप में तिब्बत, शिजियांग, इनर मंगोलिया, मंचूरिया और युआन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। यदि यही चीन का रियल मैप है तो चीन ने इतने बड़े इलाके पे कब्जा कैसे किया? रूप ऑफ वर्ल्ड के नाम से मशहूर तिब्बत अपनी एक अलग पहचान रखता है जो पहले 3 प्रोविंस में बटा हुआ था, युआंग, आमदो और खाम, जिसे जोड़ने का काम यार्लुंग डायनेस्टी ने किया। और धीरे धीरे आसपास के एम्पायर भी तिब्बती एम्पायर के अंडर आ गए और इनका प्रभाव बंगाल तक फैल गया। वहीं इसी समय चीन का तांग साम्राज्य भी पश्चिम में अपना विस्तार कर रहा था और राजनीति का पुराना सिद्धांत है कि 2 पड़ोसी राज्य कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसीलिए दोनों किंगडम के बीच एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए संघर्ष चलता रहा। इसके बाद 821 BC में दोनों एम्पायर ने एक पीस ट्रीटी साइन करी। फिर तिब्बत के इतिहास में नया मोड़ तब आया जब तिब्बत में बौद्ध धर्म आया। 13वीं शताब्दी में तिब्बत पर मंगोलों ने हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन इन्होंने तिब्बत को नहीं लूटा। ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि मंगोल सेनाएं जिस रास्ते से भी गुजरती थी वह मौत और तबाही के सिवा कुछ नहीं बचता था। लेकिन ऐसा तिब्बत में नहीं हुआ, क्योंकि गोदान खान, जिन्हें तिब्बत पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो शाक्य पंडित से इतने प्रभावित हुए थे कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और आने वाले कुछ समय के लिए तिब्बत विदेशी ताकतों के प्रभाव में आ गया। 20वीं शताब्दी में रशियन एम्पायर और ब्रिटिशर्स के बीच सेंट्रल एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ग्रेट गेम चल रहा था और ब्रिटिशर्स को यह डर लगने लगा था कि यदि ग्रेट गेम के तहत रशियन एम्पायर तिब्बत में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो इससे ब्रिटिश इंडिया पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि उसमें ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री तिब्बत से लगती थी। इसके बाद यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत में अभियान भेजा और इन्होंने तिब्बत में एक ट्रीटी साइन करी, जिससे अंग्रेजों की तिब्बत में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए और अंग्रेजों को ट्रेड करने की अनुमति मिल गई। सिन्हाई रेवोल्यूशन के बाद तिब्बत के 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया और फिर बाउंड्री डिसाइड के लिए शिमला कन्वेंशन हुआ, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें तिब्बत को 2 हिस्सों में बांट दिया। वहीं मैक मोहन लाइन खींची गई, जिससे अरुणाचल प्रदेश को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया गया। और इसीलिए चीन आज अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के साउथ में होने के कारण केवल चीन इसे साउथ तिब्बत कहता है। और आपने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के चीन ने नाम बदल दिए हैं, यानी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने की नाकाम कोशिशें करता रहता है। वहीं इसके बाद 40 साल तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहा। दूसरी तरफ चीन में जो इतने लंबे समय से सिविल वॉर चल रहा था वो अब खत्म हो चुका था और कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई, जिसके लीडर थे माओ जेडोंग। वही माओ तिब्बत को चीन का ही पार्ट मानते थे, इसीलिए तिब्बत में आर्मी भेज दी और चाइनीज आर्मी ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि चाइना की आर्मी के मुकाबले तिब्बत की आर्मी बहुत छोटी और उनके पास मॉडर्न वेपन नहीं थे। इस कारण तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव को 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करने पड़े, जिसमें कहा गया कि तिब्बत अब चीन का हिस्सा है। और इसमें यह भी कहा गया कि तिब्बत में चली आ रही रिलीजियस मान्यताओं और रीति रिवाज का सम्मान किया जाएगा। वहीं दलाई लामा के स्टेटस और पावर के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन चीन खुद इन एग्रीमेंटों को एक एक करके तोड़ने लगा और चीन तिब्बत के पॉलिटिकल सिस्टम में दखलंदाजी करने लगा। चीन ने तिब्बत की लैंग्वेज, रिलीजियन और कल्चर सबको निशाना बनाया और उसकी जगह चीन ने अपना कल्चर थोपा, जिससे तिब्बत के लोगों में विद्रोह की भावना बढ़ने लगी। लेकिन ये विद्रोह पूरे तिब्बत में तब फैल गया जब चीन की गवर्नमेंट दलाई लामा को चीन में बुलाती है, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि दलाई लामा बिना सिक्योरिटी गार्ड के आए। और तिब्बत की जनता ये मानने लगती है कि चीन दलाई लामा के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, यानी दलाई लामा की जिंदगी अब खतरे में है। इसीलिए जनता दलाई लामा को बचाने के लिए उनके महल के बाहर खड़ी हो जाती है। फिर दलाई लामा तिब्बत को छोड़ के भारत आ जाते हैं और इसी के साथ तिब्बत की आज़ादी एक इतिहास बन जाती है। मंगोलिया नाम सुनकर जो हमारे मन में सबसे पहले तस्वीर उभर कर आती है वो है चंगेज खान की। सिन्हाई रेवोल्यूशन के बाद मंगोलिया ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसमें इनर मंगोलिया भी जुड़ गया, जो आज चाइना का हिस्सा है। इसके बाद रशियन एम्पायर, मंगोलिया और चीन के बीच ट्रीटी ऑफ कया खाते साइन हुई,
जिसमें आउटर मंगोलिया को चाइनीज टेरिटरी के रूप में मान्यता दी। फिर मंगोलियाई क्रांतिकारियों ने रेड आर्मी से सहायता लेकर मंगोलिया को पुनः आज़ाद कर दिया और सोवियत की मदद से मंगोलियाई पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना हुई। लेकिन रूस ने चीन के साथ बातचीत करके अपना मन बदल लिया और मंगोलियाई आर्मी को लॉजिस्टिक मटेरियल की सप्लाई बंद कर दी। यानी रूस की मदद के बिना मंगोलियाई सैनिक इनर मंगोलिया से पीछे हट गए और इनर मंगोलिया पर चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन जब जापान ने मंचूरिया पे कब्जा किया तो इसके बाद इनर मंगोलिया के लोग जापान से मदद मांगी ताकि वे चीन से आज़ाद हो जाए और इसके बाद जापानियों ने इनर मंगोलिया से चीनियों को हरा दिया और इनर मंगोलिया में मंगोल यूनाइटेड ऑटोनोमस गवर्नमेंट की स्थापना करी। इसके बाद मेग्जियांग यूनाइटेड ऑटोनोमस गवर्नमेंट की स्थापना करी। ये गवर्नमेंट जापान की मदद से बनी थी तो ये जापान की पपेट गवर्नमेंट थी। लेकिन जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया था। चीन ने फिर से इनर मंगोलिया पे कब्जा कर लिया जो आज तक चीन का हिस्सा है। वही माओ का कल्चर रेवोल्यूशन, आप इसके नाम पे मत जाइए क्योंकि इसमें रेवोल्यूशन जैसा कुछ नहीं था, बल्कि इसमें तो मंगोलियाई कल्चर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई थी। और चीन यही नहीं रुका, अब इनर मंगोलिया के स्कूलों में मंगोलियाई भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इस कारण लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कल्चर के नाम पे केवल अपनी लैंग्वेज बची है। तिब्बत और इनर मंगोलिया के बाद अब चीन की नज़र शिजियांग पर है। हम उसी शिजियांग की बात कर रहे हैं जहां से कभी कभी उइगुर मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचार की खबरें आती है क्योंकि चीन की मीडिया पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है और खासकर इस एरिया में। तो सिन्हाई रेवोल्यूशन के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और शिजियांग के गवर्नर यांग डेक्सिन बने। उनकी डेथ के बाद जिन सुरेन शिजियांग के अगले गवर्नर बने और इसी समय फर्स्ट ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक की स्थापना हुई। और फिर साबित दमोला ने यूएसएसआर, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और ब्रिटिश इंडिया में अपने कई दूत भेजकर इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वे अंततः असफल रहे। लेकिन इस समय चीन सिविल वॉर में बिजी था तो जोसेफ स्टालिन की लीडरशिप में सोवियत संघ ने शिजियांग पे हमला किया, इल्ली में एक स्थानीय विद्रोह में सहायता की और इस अपराइजिंग के कारण सेकंड ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक की स्थापना हुई, जिसे ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक कहते हैं। और यह यूएसएसआर का सैटेलाइट स्टेट था। लेकिन इस समय तक शिजियांग ने 2 बार खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया, लेकिन वे अंततः असफल रहे। फिर जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो इन्होंने शिजियांग पे कब्जा कर लिया। चीन के ये तीनों ऑटोनोमस रीजन 42% लैंड कवर करते हैं और यदि ये तीनों प्रोविंस चीन से अलग हो जाते हैं तो यही ओरिजिनल चाइना बचेगा।